ये जो चाइल्डहुड ट्रॉमा है ये कैसे मैनिफेस्ट करता है हमारी लाइफ में, हमारी एडल्ट लाइफ में, हमारे कनेक्शंस में, हमारे करियर में। जब हमारा अथॉरिटी फिगर्स के साथ इशू होता है, जैसे कि मैंने उनका बताया, जब भी उनको बॉसेस के साथ जैसे इशू रहा, तो क्या है, हमें मदर फादर का इशू ज़रूर देखना चाहिए। हम सब हिटलर को जानते हैं, हम सब ये भी जानते हैं कि उन्होंने सोसाइटी में क्या किया, पर हम में से कोई भी रुक कर उनके बचपन में नहीं झांका है। हमने नहीं देखा है कि वो ऐसा क्यों है, क्योंकि अगर हम उनके बचपन को देख लेते, क्या हुआ था उनके बचपन में। बचपन में क्या होता है, अगर हम गिर जाते हैं, बच्चा रोता है, बच्चा रोया तो फटाफट हमारा कोई केयर गिवर कहेगा, अरे कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, तुमने तो मक्खी मार दी, चींटी मार दी। आपका इंटेंट ठीक है, पर आप क्या कर रहे हैं, बच्चे को अपने इमोशंस को एक्सपीरियंस करने से उसके अंदर एक बैरिकेड डाल रहे हैं। हेलो एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट स्पिरिचुअल पॉडकास्ट स्पीकिंग ट्री, और मैं हूं आपके साथ रंगोली शर्मा। दोस्तों, चाइल्डहुड ट्रॉमा, जो इंसिडेंट्स हमारे साथ बचपन में हुए, जिस तरह से हमारे माता पिता ने हमें बड़ा किया, वही हमारी एडल्ट पर्सनालिटी का पार्ट बनते हैं। हम हमारी रिलेशनशिप्स में कैसे होते हैं, हम हमारे करियर, हमारे प्रोफेशन में क्या पर्सनालिटी लेकर आते हैं, हम दूसरों से कैसे कनेक्शंस बनाते हैं, इन सब की नींव कहीं ना कहीं हमारा इनर चाइल्ड है। और मोस्ट ऑफ द केसेस में, 99% केसेस में, हमारा इनर चाइल्ड हील नहीं होता है, उसकी अनमेट नीड्स होती हैं, और वही रिफ्लेक्ट करती हैं हमारी रिलेशनशिप्स में, हमारे स्पाउस के साथ, हमारे पेरेंट्स के साथ ही, हमारे सिबलिंग्स के साथ, हमारे फ्रेंड्स के साथ, हमारे करियर, हमारे प्रोफेशन में। तो कितना इंटरेस्टिंग है ये जानना कि जो बचपन में हमारे साथ हुआ वो थ्रू आउट हमारी लाइफ हमें अफेक्ट करता है। तो आपको ये भी समझ आ गया होगा कि कितना इम्पॉर्टेंट है इस इनर चाइल्ड को हेल्दी रखना। वो कहते हैं कि अपने अंदर के बच्चे को हमेशा जीवित रखना चाहिए, जीवित के साथ साथ उसे हेल्दी भी रखना चाहिए। आज का पॉडकास्ट आपको यही क्लैरिटी देगा, कैसे आप अपने चाइल्डहुड ट्रॉमा को हील कर सकते हैं, कैसे आप अपने इनर चाइल्ड की नीड्स को समझ सकते हैं, अपने पैटर्न्स को जान सकते हैं और उन पे काम कर सकते हैं। और अगर आपने उसे बैलेंस्ड रखा, उसे हील किया, तो आपको वो फुलफिलमेंट वाली फीलिंग तभी आएगी जब आप अपने इस इनर चाइल्ड पर वर्क करेंगे, अपने चाइल्डहुड ट्रॉमा को हटाएंगे। तो आज के पॉडकास्ट में हम चाइल्डहुड ट्रॉमा को समझने वाले हैं। तो ये एक स्पिरिचुअल और साइकोलॉजी का मिक्स पॉडकास्ट होने वाला है और आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। आपको ये समझ आएगा कि आपकी रिलेशनशिप्स में जो प्रॉब्लम आ रही है, आपके करियर या प्रोफेशन में आपकी पर्सनैलिटी ट्रेट्स की वजह से जो प्रॉब्लम आ रही है, वो कैसे फिक्स हो सकती हैं। तो जुड़े रहिए मेरे साथ इसी पॉडकास्ट के एंड तक। और आज जो हमारे साथ गेस्ट जुड़े हैं वो आपके फेवरेट गेस्ट हैं। आई वेलकम हितेश वशिष्ठ सर, जो कि एक PLR एक्सपर्ट हैं और स्पिरिचुअल कोच भी हैं। थैंक यू रंगोली जी, थैंक यू। आज हम चाइल्डहुड ट्रॉमा के बारे में बात करने वाले हैं। तो जो लोग थोड़ा सा भी साइकोलॉजिकली अवेयर हैं, उन्होंने इस टर्म के बारे में ज़रूर सुना होगा, बट आई एम श्योर कि हमारी ऑडियंस का एक वो भी सेगमेंट है जिन्होंने इस टर्म के बारे में कभी नहीं सुना। हमारी लाइफ में बहुत सी जो चीज़ें होती है, उनका कारण हमारा चाइल्डहुड ट्रॉमा होता है। तो आप हमारी ऑडियंस को पहले ये एक्सप्लेन कीजिए कि होता क्या है चाइल्डहुड ट्रॉमा, और फिर हम स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे कि वो कैसे हमारी लाइफ में मैनिफेस्ट होता है। जी, तो रंगोली जी, जैसे आज हम जैसे कह लीजिए कि 30 वर्ष के हो गए हैं, 40 वर्ष के हो गए हैं, 60 वर्ष के हो गए हैं, है ना। हम अपने जीवन में एज में तो आगे बढ़ जाते हैं और हमें लगता है कि पास्ट पीछे चला गया है, पास्ट जो था वो हो गया, अब मैं आगे निकल गया हूँ। पर हम भले ही एडल्ट हो गए हैं, पर हमारे अंदर एक बच्चा हमेशा जगा रहता है। आपने भी जैसे एक गाना सुना होगा जिसमें वो कहते हैं कि दिल तो बच्चा है जी। तो हमारे अंदर जो इम्प्रिंट्स होते हैं हमारी चाइल्डहुड के, वो हमेशा बने रहते हैं। और हमारी चाइल्डहुड, जैसे कि आपने भी कहा कि चाइल्डहुड का ट्रॉमा, तो बचपन कैसा रहा, कैसी परवरिश हुई, कितना प्यार मिला, माँ ने कितना दुलार दिया, पापा ने क्या कहा, स्कूल में क्या हुआ, पढ़ाई में कैसे थे, घर का एनवायरनमेंट कैसा था, इस सारी चीज़ का प्रभाव हमारे बचपन में हम पर आता है। और बचपन हमारी नींव की तरह है।
जैसे हम घर बनाते हैं, एक नींव बनाते हैं उसकी, तो जैसी नींव होगी वैसा ही आपका इमारत होगा। जी। अगर आपकी नींव स्ट्रांग नहीं है तो जो इमारत ऊपर खड़ी है वो भी स्ट्रांग नहीं होगी। सेम उसी तरह से अगर बचपन में आपकी ऐसी मेमोरीज रही हैं जो ट्रॉमेटिक रही हैं, जो आपको वूंड दिया है, जिसने आपको हर्ट किया है, ऐसी मेमोरीज आपके साथ रही हैं, तो उसका प्रभाव आपकी एडल्टहुड पे आप पर आता है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि भले ही आप आज 60 साल के हो, 70 साल के हो, आपके ऊपर जो प्रभाव आपको बनाने में है वो आपके बचपन का बहुत बड़ा उसके अंदर योगदान है। तो अगर आप अपने बचपन पर काम करते हैं, आप अपने आज के जो आपका स्वरूप है, एडल्ट स्वरूप है, उस पर काम ऑटोमेटिकली होता है। बिल्कुल। तो हितेश, किन किन तरीकों से ये जो चाइल्डहुड ट्रॉमा है ये हमारी लाइफ में मैनिफेस्ट करता है? कैसे हमें ये कनेक्शंस में देखने को मिलता है कि अगर हम एक कनेक्शन में सफ़र कर रहे हैं, या फिर हम मान लीजिए हमारे करियर में लोगों के साथ कनेक्शन बनाने में सफ़र कर रहे हैं, तो क्या वहाँ भी हमारा चाइल्डहुड ट्रॉमा आ रहा है कहीं से? जी, तो देखिए, हमारे बहुत सारी, मैं कहूँगा 99.999% लोगों का चाइल्डहुड ट्रॉमा होता है कि आपकी परवरिश कैसी रही है, उसका प्रभाव आपके एडल्टहुड पे आता है। जैसे आपने फॉर एग्जांपल यहाँ पे रिलेशनशिप्स की बात करी, और अगर मैं किसी ऐसे एडल्ट की जैसे बात करूँ जो ऐसे पार्टनर्स को मैनिफेस्ट करते हैं जो उनके लिए इमोशनली प्रेजेंट नहीं है, इमोशनली अवेलेबल नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर उनको कोई पेन हो रहा है तो उनका पार्टनर उनको पूछेगा भी नहीं कि तुमने दवाई खाई, तुमने कुछ किया। अगर उनका दिल भरा हुआ है तो पार्टनर उनको अपने काम में व्यस्त रहेगा, फिजिकली प्रेजेंट है पर इमोशनली उनके लिए प्रेजेंट नहीं है। तो हो सकता है ऐसा एडल्ट अपने बचपन में इमोशनली अनअवेलेबल पेरेंट्स के साथ पला बड़ा, यहाँ जहाँ पे पेरेंट्स अपने काम में बिजी थे। अब इसका मतलब ये नहीं है कि पेरेंट्स बच्चे का ध्यान नहीं रखना चाहते थे, पेरेंट्स अपनी तरफ से बेस्ट करना चाहते थे, कैसे फिजिकली वो सारी सुविधाएं उस बच्चे को देने की जिससे उसका जो जीवन है सुरक्षित बन पाए, उसका जो फ्यूचर है वो सुरक्षित बन पाए। तो क्या हुआ, यानी कि उससे इमोशनली प्रेजेंस जो पेरेंट्स की मिलनी चाहिए थी, जैसे माँ का पूछना कि बेटा आज स्कूल में क्या हुआ, तुम्हारे साथ क्या चल रहा है, या फादर का पूछना कि बेटा तुम्हारे स्कूल में कोई तुम्हें फ्रेंड क्या बात करते हैं, ऐसी जो इमोशनली इंगेजिंग चीज़ें होती हैं, बच्चे के इमोशंस को पूछना कि जब वो ऐसा हुआ तुम्हें कैसा लगा, है ना, जब क्लास में तुम्हारे मार्क्स कम आए तुम्हें कैसा लगा। तो जब हम ऐसी कॉन्वर्सेशंस बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ एंगेज नहीं कर पाते हैं तो उनके अंदर एक बिलीफ बनने लगता है। बिलीफ क्या बनने लगता है कि इमोशंस को कभी भी एक्सप्रेस नहीं करना चाहिए, यानी कि इमोशंस को कभी भी प्रोसेस करना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि अगर हम इमोशंस प्रोसेस करते हैं शायद हम वीक हैं, शायद हमें इस समाज में रहने की मतलब कि अलाउंस नहीं है, हमें एक्सेप्टेंस नहीं है। तो आगे जाके वो क्या होगा, आगे जाके पार्टनर को इमोशंस आ सकते हैं, उनको इमोशंस आ सकते हैं एडल्ट स्टेज में, पर वो अपने इमोशंस को ही काटते जाएंगे। और जब आप अपने इमोशंस को काटते जाओगे आप ऐसा पार्टनर भी मैनिफेस्ट करोगे जो आपके इमोशंस को काटता जाएगा, मतलब कि आपको इमोशनली वैलिडेट नहीं करेगा। तो ये एक रीज़न हो सकता है। इसके अलावा बहुत सारे रीज़न्स हो सकते हैं, जैसे अगर आपको बड़े होकर किसी रिलेशनशिप में सेल्फ एस्टीम इश्यूज़ हैं, मतलब कि आप अपने लिए खड़े नहीं हो पाते, या आपको उस रिलेशनशिप में अपने बारे में सोचते हुए गिल्ट लगता है, तो हो सकता है बचपन में जब भी आपने अपने बारे में सोचने की कोशिश करी आपको हमेशा क्रॉस किया गया, आपको कहा गया नहीं पहले दूसरों का सोचो। जैसे ज़्यादातर हम जो बड़े सिबलिंग्स होते हैं, बड़े बच्चे होते हैं, उनको हम कहते हैं कि तू तो बड़ा है, तू छोड़, तू अपने छोटे भाई का देख, तू अपने सबसे छोटे वाली बहन का देख, तू दे देना उसे, अगर तेरी ये नोटबुक है उसे ये पढ़ना है तो तू दे दे। तो क्या होता है, उनको शुरू से ही एक तरह से प्रोग्राम कर दिया जाता है कि उनकी फीलिंग्स, उनकी नीड्स मैटर ही नहीं करेंगी। और वो क्या होता है, जब आपकी फीलिंग्स और नीड्स मैटर नहीं करती तो आपका सेल्फ एस्टीम लेवल भी है वो भी डाउन हो जाता है, और इसी का प्रभाव हमें फिर एडल्टहुड में दिखता है। तो ऐसे बहुत सारे केसेस, अगर हम इवन मॉनेटरी इश्यूज भी मैं कहूँ कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर एडल्टहुड में आप अपने जो भी आप अर्न करते हैं उसके साथ स्टेबल नहीं है, इट इज़ क्वाइट लाइकली कि आपने बचपन में
एक बड़ा अनस्टेबल एटमॉस्फेयर फाइनेंसिस को लेके अपने घर में देखा हो, जहाँ पे मम्मी पापा की लड़ाई होती हो फाइनेंसिस को लेके, जहाँ पे मम्मी हमेशा कहती हो कि मेरे पास कुछ घर का काम करने के लिए, घर को चलाने के लिए पूरे पैसे नहीं है, या फादर को बिजनेस में धोखा मिला हो, बार बार जॉब से निकाले गए हों और यही हॉट टॉपिक ऑफ डिस्कशन घर में बना रहा हो, तो फाइनेंसिस को लेके भी हमारा रिश्ता खराब हो जाता है। और आगे जाके क्योंकि हमारे लव्ड वंस के साथ ऐसा हुआ है, हमें लगता है ये मेरे साथ भी होगा, तो फिर वो बिलीफ बन जाता है और वही बिलीफ बार बार रिप्ले होकर हमारी लाइफ में अनस्टेबिलिटी लाता है फाइनेंसिस। वो सबकॉन्शियस फियर हम बना लेते हैं। देखिए होता क्या है, जब हम बचपन में होते हैं हमारी जैसे ब्रेन वेव्स होती हैं, है ना, जैसे एडल्ट्स जब हम हो जाते हैं, जैसे अभी हम बात कर रहे हैं, हम एक बीटा और अल्फा स्टेज में हो सकते हैं। और बीटा स्टेज क्या होती है, जहाँ पे फ्रीक्वेंसी ऑफ थॉट्स बहुत हाई होता है, मतलब कि जहाँ पे आप बहुत कुछ सोच रहे हो, उसको हम बीटा स्टेज कहते हैं। अल्फा स्टेज क्या होती है, जहाँ पे एक सेंस ऑफ लाइटनेस होती है और ईज से आप थॉट्स को पास ऑन करते हो। फ्रीक्वेंसी ऐसी नहीं होती जैसी बीटा की होती है। और इसके नीचे होती है थीटा। थीटा स्टेज क्या होती है, जो हमारी मेडिटेटिव स्टेट होती है, जैसे एक सजेस्टिबिलिटी की स्टेट होती है। जैसे अगर आप थीटा स्टेज में होते हो तो अगर आपको उस समय में कुछ कहा जाता है तो आप उसे इमीडिएटली एब्जॉर्ब कर लेते हो। जैसे मेडिटेशन में हम एफर्मेशन सुनते हैं, मेडिटेशन में हम अपनी हायर सेल्फ की आवाज़ को भी समझ सकते हैं। ये कैसे होता है, क्योंकि आप एक थीटा स्टेज के लेवल पर हो, जहाँ पे आपके थॉट्स आपको इतना डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं, इसीलिए आप डीपर स्पेसेस को, डीपर थॉट्स को, डीपर इंफॉर्मेशन को एब्जॉर्ब कर पाते हो। ये एक स्पॉन्ज स्टेट है, जैसे स्पॉन्ज सब कुछ एब्जॉर्ब कर लेती है उसके आसपास का पानी, तो ये थीटा स्टेज। इसके अलावा होती है डेल्टा। डेल्टा होती है जो हमारी स्लीप वाली स्टेट होती है, जहाँ पे हमें कुछ पता ही नहीं है हम कौन है, और फ्रिक्वेंसी ऑफ थॉट्स बहुत मिनिमल होती है एज कंपेयर टू थीटा। बच्चे सबसे पहले 7 साल हम सब थीटा स्टेज में रहते हैं। फर्स्ट 7 years of our life we stay in theta. तो आप सोचिए कि पहले 7 साल जो आपको कहा जाता है, जो आपके घर में चलता है, जो आपके पेरेंट्स कहते हैं, वही आपकी सेंस ऑफ आइडेंटिटी बनता है, क्योंकि आप उसे स्पॉन्ज के माध्यम से, यानी कि आप अपने मन को एक स्पॉन्ज बना लेते हैं, जैसे थीटा है। तो थीटा सब कुछ अब्जॉर्ब करता है। तो घर में जो कुछ भी होगा पहले 7 साल में, बच्चा उसे एज इट इज़ अब्जॉर्ब करेगा और वही फाउंडेशन बनेगी हमारी एडल्ट स्टेज। हितेश, तो अब हमने चाइल्डहुड ट्रॉमा को समझा। नाउ आई एम श्योर कि हमारी ऑडियंस ये जानना चाहेगी कि ये जो चाइल्डहुड ट्रॉमा है ये कैसे मैनिफेस्ट करता है हमारी लाइफ में, हमारी एडल्ट लाइफ में, हमारे कनेक्शंस में, हमारे करियर में, कैसे? जी, तो देखिए करियर में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं शुरुआत करूं, फिर आप मेरे को पॉसिबिलिटीज़ बता सकते हैं, फिर मैं आपको थोड़ा सा चाइल्डहुड के बारे में बता सकता हूं। जैसे हमारे पास एक व्यक्ति आए थे, उनका मेन प्रॉब्लम क्या था, ही ऑलवेज हैड इश्यूज विद बॉसेस। मतलब कि उनके जो स्पेशली बॉसेस भी उनके कौन रहे थे, फीमेल बॉसेस रहे। और बॉसेस जब भी उनको कोई कमांड देते तो वो सहन नहीं कर पाते, और इसके कारण क्योंकि उनका जो बिहेवियर था अपने बॉस के प्रति अच्छा नहीं था, तो ऑफिस में बहुत सारे उनको स्टिंकर्स भी मिले कि प्रॉब्लम चल रहा है तुम्हारा, यू मस्ट लुक इनटू योर बिहेवियर। तो एंगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता था उनका, स्पेशली फीमेल्स के साथ, फीमेल बॉसेस के साथ, कि अगर बॉस कोई ऑर्डर दे रहा है, ही विल नॉट बी एबल टू एब्जॉर्ब इट प्रॉपर्ली। तो इसी चीज़ पे वो काम करना चाहते थे, और वो हमारे पास इसलिए आए थे कि मेरे एंगर इश्यूज़ बहुत राइज हो गए हैं, तो मुझे इस चीज़ पे काम करना है। तो जब हम उनकी हिस्ट्री लेते हैं, उनके बारे में समझते हैं, तो हमने कहीं ना कहीं देखा कि उनकी मदर जो थी वो एक टीचर थी, और टीचर होने के कारण क्या होता है, एक डोमिनेंस बच्चे ने एक्सपीरियंस किया, क्योंकि टीचर का बच्चा अगर पढ़ाई में अच्छा नहीं होगा तो टीचर को लगेगा कि मेरी सेल्फ इमेज को ख़राब कर रहा है, तो तुम्हें 90% 95% तो स्कोर करना ही चाहिए। तो इसी सारी डेवलपमेंट में उसको अपनी मम्मी से बहुत ज़्यादा, जिसे कहते हैं क्रिटिसिज्म, बहुत ज़्यादा ऑर्डर्स, बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन सेट करना, उसको अपनी मदर से फील हुआ। तो बचपन में क्या होता है, क्योंकि हम एक सॉफ्ट स्टेज में होते हैं, हम इस चीज़ को ज़्यादा रिटेलिएट नहीं कर पाते,
हालांकि हम रिटेलिएट करते हैं, अपनी तरफ से रिबेल किड बनते हैं, पर कभी कभी हम अपनी एनर्जी को प्रॉपरली चैनलाइज नहीं कर पाते और हम क्या करते हैं, जो भी हमें डोमिनेंस मिली है हम उसको लेते जाते हैं, अपने ऊपर लेते जाते हैं। फिर एक समय आता है जब हम बड़े हो जाते हैं, अब हम उस स्टेट में हैं जब हमारी पावर भी हमारे अंदर आ गई है और हमें लगता है कि अब मैं किसी की नहीं सुनूंगा। तो ये व्यक्ति वही डोमिनेंस को, मदर की डोमिनेंस को हर फीमेल में एक्सपीरियंस करते थे कि जब भी कोई फीमेल, उनको फीमेल बॉस कुछ भी अगर उनको कहती थी तो उनको एनर्जेटिकली वो रिग्रेस हो जाते थे अपनी मदर की जो सारी डोमिनेंस उन्होंने करी, जो सारी उन्होंने पिटाई करी, वो सारे उसमें ट्रिगर हो जाते थे। और वो ट्रिगर होने के कारण वो जो सारा एंगर था जो छोटे से बच्चे का था, वो एडल्ट रूप में एक कॉर्पोरेट उनके करियर सेक्टर में निकलने लग जाता था। ना ही केवल फीमेल्स इस तरह से, उन्होंने अपना पार्टनर भी ऐसा मैनिफेस्ट किया जो एक बहुत डोमिनेंट पार्टनर था कि जो उनको कहता था कि अरे अब इतने बजे उठ जाओ, अब अपना खाना खाओ, अब अपना ये करो। तो जब हमें अथॉरिटी फिगर्स से जब हमारा अथॉरिटी फिगर्स के साथ इशू होता है, जैसे कि मैंने उनका बताया, जब भी उनको बॉसेस के साथ जैसे इशू रहा, तो क्या है, हमें मदर फादर का इशू ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि उनकी मदर के साथ उनका इशू ऐसा रहा जहाँ पे उनको डोमिनेंस मिली, तो वो बहुत ज़्यादा उनके बॉसेस सेक्टर में दिखा। तो जब हम उनके एंगर को प्रोसेस करते हैं और अंडरस्टैंड करते हैं कि मदर की जो आपके साथ रिलेशनशिप है, यू डोंट नेसेसरली हैव टू कैरी इट फॉरवर्ड विद अदर फीमेल्स इन योर लाइफ, तो क्या होता है, एक सेंस ऑफ बाउंड्री क्रिएट होती है, एक सेंस ऑफ हीलिंग क्रिएट होती है। हीलिंग भी कहाँ क्रिएट करनी होती है, जो आपके अंदर का बच्चा है, क्योंकि ट्रिगर तो वहीं आ रहा है। आप आज बड़े हो गए, आज आप अपने बॉस को देख के ट्रिगर हो रहे हो, पर अंदर आपके वो बच्चा है जो ट्रिगर हो रहा है। तो जब आप वहाँ उस बच्चे का अपनी मम्मी के साथ रिलेशनशिप हील करते हो, तो उसका इफेक्ट आपको फिर उनको अपनी लाइफ में, जैसे कहते हैं कि उनके कॉर्पोरेट वर्ल्ड में अपने आप दिखने लगा। तो ऐसी एक पॉसिबिलिटी, और भी बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। जैसे कोई अपने करियर में बार बार जॉब्स को हॉप कर रहा है, बार बार एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहा है, तो हो सकता है क्वाइट लाइकली कि उन्होंने बचपन में बहुत सारे स्कूल्स हॉप किए हों, है ना। और इसका रीज़न कुछ भी हो सकता है कि पेरेंट्स को ट्रांसफरेबल जॉब्स थी, एक स्कूल से दूसरे स्कूल में उनको जाना पड़ा। और ये भी एक रीज़न हो सकता है कि किसी भी चैलेंज को फेस करने का मौका नहीं मिला, मतलब कि जब भी कोई चैलेंज आया उसको कन्फ्रंट ना करते हुए उससे एस्केप किया बचपन में। जैसे बचपन में क्या होता है, बच्चा अगर लेट्स से लेगोस खेलता है ना, लेगोस को जोड़ते जोड़ के कुछ बनाने की कोशिश करता है, एक समय पे बच्चा गिव अप कर जाता है और उसको लगता है नहीं मैं बना नहीं सकता, तो गुस्से में क्या करता है, वो लेगो को तोड़ देता है। अब इस समय में पेरेंट्स को लगता है कि मैं ऐसा क्यों नहीं हेल्प कर रहा, तो पेरेंट्स उसकी हेल्प करने के लिए जुड़ जाते हैं। और अगर ये रिपीटेडली होता है कि बच्चा कोई काम को पकड़ता है और उसको फिनिश नहीं करता और पेरेंट्स बीच में जंप इन करते हैं उस चीज़ को फिनिश करने के लिए, तो हमारी एक साइकोलॉजी एज अ चाइल्ड बनने लगती है कि आई डोंट नीड टू फेस माई चैलेंजेस, somebody else will come and help me out। और यही चीज़ जैसे ही आप अपने बिजनेस में किसी एक क्रूशियल पॉइंट पे होंगे जहाँ पे आपको क्रिटिसाइज किया जाएगा या कुछ ऐसा होगा, आप उस जॉब को छोड़ के दूसरी जॉब पे निकल रहे हैं, तो हॉपिंग सिस्टम भी वहीं से हमारी चाइल्डहुड से जुड़ा है। और मनी ट्रांजैक्शंस का तो मैंने आपको बता दिया है, तो ये भी हमारा करियर का एक इशू हो सकता है। तो ये कहना सही होगा कि जो हमारा चाइल्डहुड ट्रॉमा है वो डिफरेंट एरियाज में ऐसे दिखता है। बिल्कुल। तो मैं जैसे आपको अगर कुछ बताऊं अपनी जर्नी के बारे में, एक समय पर मतलब कि लगभग 10 साल पहले हम प्रिजनर्स के साथ एक प्रोजेक्ट कर रहे थे, जिससे जेल में जाते थे और उनको थोड़ा सा ध्यान वगैरह हम सिखाते थे। तो मैं और मेरी वाइफ हम अलग अलग सेक्शंस में जाते थे, वो फीमेल सेक्शन में जाते थे और मैं मेल सेक्शन में जाते थे। तो हम प्रिजनर से बात करते थे कि आपको यहाँ कैसे पहुँचे, आपने क्या किया। तो बातें करने के बाद जब हम आके अपने एनालिसिस लगाते थे, हमने सब में देखा कि सबके चाइल्डहुड इश्यूज रहे हैं, ऑल ऑफ देम विदाउट एनी एक्सेप्शन। या उनको प्यार अच्छा नहीं मिला, या मम्मी पापा से पिटाई बहुत हुई,
बहुत सारा इमोशनल अब्यूज़ हुआ, या कोई पेरेंट अवेलेबल नहीं था, या स्कूल में बहुत मौकरी मिली, ये सारी चीज़ों को, सेक्सुअल अब्यूज़ हुआ, ये सारी चीज़ों का प्रभाव जो आज वो प्रोसेस करते हैं और एडल्ट स्टेज में फिर वो क्राइम करने से भी डरते नहीं हैं। ये कहना गलत नहीं होगा कि हमारी जो ह्यूमन मिजरी जो आज हम देख रहे हैं बहुत सारी हमारी चाइल्डहुड से अफेक्टेड है, ये गलत नहीं है। क्योंकि हम सब हिटलर को जानते हैं, हम सब ये भी जानते हैं कि उन्होंने सोसाइटी में क्या किया, पर हम में से कोई भी रुक कर उनके बचपन में नहीं झांका है, हमने नहीं देखा है कि वो ऐसा क्यों है। क्योंकि अगर हम उनके बचपन को देख लेते, क्या हुआ था उनके बचपन में? He was bitten by his stepfather a lot as a child. बहुत ज़्यादा पिटाई होती थी उनकी। अब क्या होता है, जब बचपन में आपकी पिटाई होती है तो अब आप अपने पेरेंट का सामना नहीं कर सकते। अल्टीमेटली क्या करोगे, आप उसे सहोगे, क्योंकि आप में इतनी पावर नहीं है आप अपने फादर मदर को रिटेलिएट कर पाओ। तो जब आप इमोशनली इस सारी पेन को, इस सारे एंगर को, उनके एंगर को जब आप अपने अंदर लेते जाते हो तो वो भरता जाएगा, भर गया। जब आप एडल्ट हो जाओगे, अब आपके अंदर शक्ति है, अब आपको अंदर भरने की ज़रूरत नहीं। आप क्या करोगे, वही पेन जो है आप समाज को देना शुरू करोगे, दूसरों को दोगे, अपने पार्टनर्स को दोगे, क्योंकि वहाँ आपकी पावर है जो आप वहाँ आप नहीं कर पाए, वो रिवेंज की फीलिंग वहाँ पे आप फुलफिल करेंगे। यस, ओके। तो पहले जब हम एक्टिंग करते हैं, पेन को जब हम अंदर ले लेते हैं, फिर बाहर क्या होता है, हम उसे एक्ट आउट करने लगते हैं जी। तो ये सारी चीज़ें हमारे चाइल्डहुड से जुड़ी हैं। कितना कनेक्टेड है कि जो हमारा चाइल्डहुड ट्रॉमा है वही हमारी एडल्ट लाइफ को इतना अफेक्ट कर रहा है, वही हमारी एडल्ट पर्सनालिटी में जो हम चीज़ें कर रहे हैं अब इस एज में, वो कहीं ना कहीं हमारे बचपन से आ रहा है। तो हितेश, हमने बात की कि ये मैनिफेस्ट तो करता है डिफरेंट एरियाज में, बट हम रिकग्नाइज कैसे करेंगे कि हाँ मेरे अंदर चाइल्डहुड ट्रॉमा है? क्योंकि ये जैसा कि आपने कहा, ये तो ऑलमोस्ट हर इंसान में होता है, तो हम कैसे उसको रिकग्नाइज करें कि हम उसे हील कर पाएं? जी, तो कई साइंस जैसे हम लिस्ट आउट कर सकते हैं। साइंस तो बहुत सारे हैं, पर हम कुछ साइंस जो कॉमन साइंस हम देखते हैं उनकी हम बात कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल लो सेल्फ वर्थ इश्यूज, जब हमें अपना वर्थ कम लगता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर किसी एडल्ट को लगता है कि मैं प्यार के काबिल नहीं हूँ, मुझसे कोई प्यार नहीं करता, मेरे में तो इतनी शक्ति ही नहीं है खुद के लिए खड़ा होने की या किसी को नो कहने की, तो ये सारे हमारे सेल्फ वर्थ इश्यूज़ हैं। जब आप अपना सम्मान नहीं कर पाते, सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं कर पाते, और आप दूसरों को सामना करने पे कि चाहे वो गलत है पर आप उनका सामना नहीं कर पाते, तो ये हमारे सेल्फ वर्थ इश्यूज़ हैं। सेल्फ डाउट भी, जब हमें खुद में ही भ्रम क्रिएट हो जाता है कि क्या मैं कर सकता हूँ, क्या मेरे में ये शक्ति है कि मैं, अगर लेडी जैसे फॉर एग्जांपल हम सोचें कि घर में अगर 50 मेंबर्स आ जा रहे हैं तो उनको अंदर डाउट क्रिएट होगा कि क्या मैं 50 लोगों का खाना मैनेज कर सकती हूँ। लड़का होगा फॉर एग्जांपल, अगर वो बाहर ऑफिस में उसको कोई प्रोजेक्ट मिला है, ये नया प्रोजेक्ट, क्या मैं कर सकता हूँ, क्या मुझसे हो जाएगा? तो इसी डाउट को हम फिर फियर में ट्रांसलेट कर लेते हैं। तो ये एडल्ट का एक साइन है। तीसरा साइन हो सकता है कि हम अपने इमोशंस को रेगुलेट करना नहीं सीखे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम अपने इमोशंस को पहचानते नहीं हैं। जैसे मोस्टली हम देखते हैं, अगर हम किसी को पूछें हाउ आर यू फीलिंग टुडे, एवरीबडी विल से गुड, नॉट सो गुड, बैड। बस ये हमारी कॉनोटेशंस आती हैं हमारे इमोशंस को लेके। पर इमोशंस हमारे बहुत तरह के होते हैं। लाइक you can feel good, you can feel unhappy, you can feel sad, you can feel, there could be other emotions also, like you are feeling vulnerable, you are feeling unsafe, you are feeling accepted. ये सारे हमारे इमोशनल स्टेट हैं, हमारी इमोशनल फीलिंग्स हैं। तो जब आप अपने इमोशंस को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हो और आप अपने इमोशंस को प्रोसेस नहीं करना जानते हो, जैसे फॉर एग्जांपल आप बहुत ही ओवर प्रोसेसिंग हो, जैसे ओवर सेंसिटिव हो जाते हैं कि अगर यू क्राई एट अ ड्रॉप ऑफ अ हैट, है ना, और आपके आंसू पूरे तैयार हैं, तो ये भी चाइल्डहुड इशू है। या आप बिल्कुल भी सेंसिटिव नहीं हो दूसरों के इमोशंस के लिए और खुद के इमोशंस के लिए, मतलब एरोगेंस है या फिर ओवर कॉन्फिडेंस है, ये भी साइंस है। हाँ, ओवर कॉन्फिडेंस भी। एरोगेंस मतलब कि हम कह सकते हैं कि दूसरे को हम कंपैशनेटली समझ ही नहीं पाते। ऐसा क्यों? क्योंकि आप भी अपने इमोशंस को समझे नहीं हैं
और ऐसा क्यों? क्योंकि पेरेंट्स ने या चाइल्डहुड में आपके इमोशंस को रेगुलेशन में नहीं लाया गया। बचपन में किसी ने नहीं समझा। हाँ, जैसे छोटे होते हैं हम, बचपन में क्या होता है, अगर हम गिर जाते हैं, बच्चा रोता है, बच्चा रोया तो फटाफट हमारा कोई केयर गिवर कहेगा अरे कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, तुमने तो मक्खी मार दी, चींटी मार दी। आपका इंटेंट ठीक है, पर आप क्या कर रहे हैं, बच्चे को अपने इमोशंस को एक्सपीरियंस करने से उसके अंदर एक बैरिकेड डाल रहे हैं और बच्चे को ये बता रहे हैं एक्सपीरियंसिंग इमोशन इज नॉट गुड, इट्स नॉट राइट, यू शुड नॉट एक्सप्रेस इट। तो क्या होगा, बच्चे का वहाँ पे एक सिस्टम बनने लग गया कि हाँ अब मुझे इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं करना। जैसे एक बार डीडी नेशनल्स पे एक एड आती थी डोमेस्टिक वायलेंस को लेके। उसके अंदर दिखाया गया है कि एक छोटा सा बच्चा है, जब वो रोता है तो उसकी मम्मी कहती है अच्छे बच्चे रोते नहीं हैं। फिर वो थोड़ा और बड़ा होता है, स्कूल भेजा जाता है, तो फिर उसे कहा जाता है कि बच्चे रोते नहीं हैं। थोड़ा और बड़ा होता है, उसका ब्रेकअप होता है, तो फिर उसे कहा जाता है अरे तू पागल है, तू क्यों रो रहा है। तो बार बार उसे बताया जाता है कि रोना इज़ नॉट नीडेड। अल्टीमेटली एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो अपनी वाइफ की कलाई मरोड़ रहा है, लाइक ही इज़ काइंड ऑफ ट्विस्टिंग द रिस्ट ऑफ द वाइफ, और उसका बहुत ज़्यादा फिजिकल अब्यूज़ किया है उसने वाइफ का। तो एंड में एक लाइन आती है कि हम जब बच्चों को ये कहते हैं कि आप अपने इमोशंस प्रोसेस नहीं करो, तो अल्टीमेटली उसका इम्पैक्ट क्या हुआ, वो दूसरे को भी इमोशंस को प्रोसेस करने का मौका नहीं दे रहा। तो ये एक सारा चेन है ना। तो ये भी एक इमोशनल रेगुलेशन कि हमें रेगुलेट करना नहीं सिखाया। हम अपने आंसुओं को पसंद नहीं करते हैं, हमें लगता है कि क्यों मैं छोटी छोटी बात पे रो देता हूँ, पर अल्टीमेटली ये आपके चाइल्डहुड वुंड्स हैं। फोर्थ स्टेट हो सकती है कि आपको ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, कि आप ज़्यादा जल्दी किसी पर भरोसा नहीं, ज़्यादा जल्दी तो चलिए ठीक है, पर आप किसी पर भरोसा नहीं कर पाते। आपको बड़ा सस्पिशन होता है, कोई आपसे हंस के बात करे, आपको लगता है कि इसमें ज़रूर कुछ दाल में काला है एंड दिस पर्सन वांट्स टू मेक समथिंग आउट ऑफ मी। तो ये ट्रस्ट इश्यूज़ भी हमारे बचपन से आते हैं। कैसे आते हैं? जहाँ पर आपका जो ट्रस्ट है, प्रॉमिसेस जो आपसे किए गए बचपन में, अरे मेरे इतने नंबर आएंगे, मैं तुम्हें ये लेके दूंगा, वो सारा तोड़ा गया है, तो वो ट्रस्ट इश्यूज़ हो जाते हैं। और आगे जाके और भी, जैसे अगर हम बात करें कि इंटीमेसी इश्यूज़, कि जहाँ पे आप अपने आप को इंटीमेटली अवेलेबल नहीं करवा पाते हैं अपने पार्टनर को, या आपको इंटीमेसी बुरी लगती है, या आप ओवरली इंडल्जेंट हैं इंटीमेसी में, ये भी आपकी चाइल्डहुड की तरफ इशारा करता है, क्योंकि कहीं ना कहीं सेक्सुअल अब्यूज़ का जो हिंट आपके चाइल्डहुड से वो है, जो आपको इस समय आपका इंटीमेसी के साथ रिलेशनशिप उसने कहीं ना कहीं खराब कर दिया है। क्या सिर्फ सेक्सुअल अब्यूज से रिलेटेड है या कुछ और भी रीजंस हो सकते हैं? और भी रीजंस हो सकते हैं इसके। इंटीमेसी बेसिकली देखिए, इसके बहुत सारे डीप रीजंस हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, बच्चा अपने मदर फादर को कभी भी प्यार से हाथ पकड़े हुए भी नहीं देखे हैं, है ना, और उनको हमेशा लगता है कि हाथ पकड़ना, क्योंकि हमारे समाज में क्या है, मेल्स फीमेल्स को एक अलग अलग सिस्टम में रखा गया, और कन्वेंशनल सोर्सेज में बताया जाता है कि मेल फीमेल तभी पास आते हैं जब दे वांट टू हैव सेक्सुअल कनेक्शन विद ईच अदर। पर हमें एक दूसरे का प्यार से हाथ पकड़ना, किसी को गाल पे किस करना या हग करना नहीं सिखाया गया है। और अगर हम बचपन में इसका एक अच्छा एग्जाम्पल अपने पेरेंट्स में नहीं देखते हैं, तो क्या होता है, हमारा इंटीमेसी को लेके रिलेशनशिप जो होता है यहाँ पे डिस्टॉर्टेड होने लगता है। फिर हमें लगता है लव ओनली मीन्स लस्ट। सो और हमारा दूसरा, जैसे मैंने एग्जाम्पल बताया कि अगर बचपन में सेक्सुअल अब्यूज़ हुआ है, तो बच्चे को कहीं ना कहीं अपने अंदर डर्टी फील होने लगता है, एक डर्टी वाली फीलिंग, क्योंकि बच्चे को भी पता चलता है ना कि मेरे साथ क्या हुआ। उस समय में ना पता चले, पर बाद में उसको कहीं ना कहीं एक डर्टी फीलिंग खुद के प्रति आने लगती है। तो ऐसे व्यक्ति क्या होते हैं, आगे जाके इंटीमेसी में बिल्कुल फ्रोजन हो जाते हैं। दे आर नॉट एबल टू बी विद द पार्टनर फुली, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, क्योंकि अंदर वो एक डर्टी फीलिंग उनके खुद के प्रति चलती रहती है। और इसके अलावा हमारे बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ भी हमारी जो एडल्ट स्टेज में हमें लगते हैं, वो हमारी चाइल्डहुड से जुड़े हुए हैं। जैसे हमारी, अगर हम मैं अगर आपको अपना बताऊं, बचपन में मेरा सबसे बड़ा कंसर्न था, मैं एक जॉइंट फैमिली में पैदा हुआ, पंजाबी फैमिली में पैदा हुआ, और हमारे घर के सारे बच्चे बहुत गोरे चिट्टे,
आई वॉज द ओनली वन हु कैरिड डार्कर स्किन टोन। तो क्या था, सब कोई भी घर पे आता था तो सब मुझे कहते थे ये आपकी फैमिली का नहीं लगता। हालांकि सब प्यार से बोलते थे, सब मुझे प्यार करते थे, पर मेरे अंदर के बच्चे को वो बहुत टफ फील होता था। मुझे लगता था कि समथिंग इज रॉन्ग विद मी, मेरे साथ कुछ गलत है। तो उस स्पेस में मैंने बहुत कोशिश करी कि मैं कैसे ठीक बन सकता हूँ, कैसे। तो अब जब यहाँ पे प्यार नहीं मिल रहा तो बच्चा प्यार लेने की कोशिश अलग तरीके से करता है। तो हर बच्चे की एक नीड होती है। वो नीड क्या होती है कि उसे अप्रिशिएट किया जाए, उसे अडोर किया जाए, उसे अप्रिशिएट किया जाए जैसा वो है। तो जब वो नहीं मिलती तो हम उसे दूसरे तरीके से पाने की कोशिश करते हैं। तो मेरे साथ भी यही हुआ, जब मुझे अप्रिसिएशन नहीं मिला जैसा मैं हूँ और स्किन टोन के कारण मुझे थोड़ा सा क्रिटिसिज्म मिला, तो मैंने उसको अप्रिसिएशन को कैसे पाने की कोशिश करी, ज़्यादा पढ़ के, ज़्यादा पढ़ाई करके, कि अच्छे मार्क्स लेने हैं, सबकी गुड बुक्स में आना है। हालांकि गुड बुक्स में आना बहुत अच्छी बात है, पर मोटिव क्या था कि मुझे ज़्यादा प्यार मिलेगा, मुझे एक्नॉलेजमेंट मिलेगी अपने रिलेटिव्स में, है ना। और मेरे को पसंद नहीं था मैं कैसे दिखता हूँ, शीशे में देखना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। मेरे ऊपर ये इतना ज़्यादा छाया हुआ था कि मतलब कि काफ़ी टाइम तक अपनी टीनेज में मैं वाइट कपड़े ही पहनता था, क्योंकि मुझे लगता था कि वाइट थोड़ा सा मेरी स्किन टोन पे थोड़ा लग जाएगा और मुझे वाइट ही फील कराएगा। तो इतना ज़्यादा वो साइकोलॉजी में घुसा हुआ था। और फिर 12 इयर्स में जब मैं 12 साल का था, मुझे एस्थमा डायग्नोज हुआ। अब एस्थमा क्या होता है, आपका ये रीजन है जहाँ पे आप अपने आप में ब्रीद नहीं कर पाते, आपका जो हार्ट है उस तक ज़्यादा ऑक्सीजन नहीं पहुँच पाती ब्लड के माध्यम से। अब फिर जब ये डायग्नोज हुआ तो मुझे इनहेलर्स, पफ्स पे रख दिया गया और ये बहुत समय तक मैं लेता रहा। 19 साल तक मेरी बॉडी बिल्कुल फ्रेजाइल, क्योंकि हैवी स्टीरॉइड्स आप ले रहे हो एस्थमा के लिए और वो आपके अंदर बहुत कुछ और भी चीज़ें क्रिएट कर रहे हैं। टिल द टाइम आई रियलाइज दिस वर्क, टिल द टाइम जब मेरे को समझ आया कि मैं एस्थमा का मतलब क्या है, इट इज़ लैक ऑफ सेल्फ लव। क्योंकि दिल है ना, सफोकेट कर रहा है, सफोकेट, यहाँ पे दिल है आपका। जब खुद के प्रति आपका प्रेम नहीं है तो आपको सांस लेने में भी दिक्कत होगी। तो ये साइकोसोमेटिक है सारा, आपका बॉडी, आपका जो अंदर थॉट प्रोसेस आपकी साइकी में चल रहा है उसको लिंक्ड है। तो जब मुझे ये समझ आया तो मैंने अपने आप को पूरा ऑनर करना शुरू किया, जैसा मैं हूँ एक्सेप्ट करना शुरू किया, अपने ऊपर बहुत अच्छे से मेडिटेशन, अपने इनर चाइल्ड वुंड्स पे काम किया। देन आई रियलाइज ये एस्थमा रिवर्स होना शुरू हो गया। आई वुड राइट नाउ से मेरे को 16-17 साल हो गए हैं। वो एस्थमा मुझे पता भी नहीं है कि मैं क्या स्टीरॉयड लेता था, क्या इनहेलर पफ्स पे था। इट्स एब्सोल्युटली गॉन। कैसे? बिकॉज व्हेन यू ओन ऑल पार्ट्स ऑफ योरसेल्फ, इनर चाइल्ड आपको हेल्प करता है अपने कंफर्टेबल एंड अनकंफर्टेबल दोनों पार्ट्स को एक्नॉलेज करने की। तो अगर आपको अपने आप में भी ऐसी चीज़ें लगती हैं कि मैं ऐसा क्यों हूँ, जैसे आजकल तो बॉडी शेमिंग बहुत होती है। हम मोटे हैं तो मोटे को कहते हैं तुम पतले क्यों नहीं हो, पतले हैं तो पतले को कहते हैं तुम मोटे क्यों नहीं हो, लंबे हो, छोटे हो, कैसे भी हो। तो ये सारी चीज़ें हमारी चलती रहती हैं, पर अल्टीमेटली कोई भी अपनी ज़ुबान बंद नहीं करेगा। ज़ुबान बंद तभी होगी जब आप अपने पे काम करोगे, है ना। आप अपने आप को एक्नॉलेज करना शुरू करोगे जैसे आप हो। तो ये इनर चाइल्ड से रिलेटेड है कि जब अगर आपको अपने अपीयरेंस से इश्यूज हैं एज एन एडल्ट, कि आप कैसे दिखते हो और शीशे में देखते आपको सिर्फ अपनी कमियां ही नज़र आती हैं, तो यानी कि आपकी चाइल्डहुड में ऐसा क्रिटिसिज्म रहा है जिसको आपने प्रोसेस नहीं किया है। तो आपको वो सीखना चाहिए। तो मतलब ये हमें इतना अफेक्ट करता है कि जो हमारी सेल्फ इमेज है, हमारी हेल्थ है, वहाँ पे भी हमें कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, एब्सोल्युटली। तो मतलब हितेश, जब हमें हमारे अंदर कुछ इश्यूज दिखेंगे, जब हम वो सेल्फ अवेयरनेस की जर्नी पे जाएंगे, तो जो हमें ट्रिगर्स दिखेंगे वो ये साइंस होंगे कि यहाँ पे आपका इनर चाइल्ड डैमेज्ड है। जी बिल्कुल। तो अब हमने रिकग्निशन की भी बात कर ली। नाउ आई एम श्योर कि हमारी ऑडियंस ये जानना चाहेगी कि उन्होंने अपने अंदर के इश्यूज को रिकग्नाइज कर लिया है, समझ लिया है कि हाँ मेरे साथ बचपन में ये हुआ था, मुझे प्यार कम मिला था इसलिए मैं वैलिडेशन ढूंढती हूँ या ढूंढता हूँ, मेरे माता पिता फिजिकली अनअवेलेबल थे तो मैं रिलेशनशिप्स में ओवर इंडल्ज करता हूँ। बिल्कुल। तो अब इसका सोल्यूशन क्या होगा? क्या सिर्फ हम थेरेपी से इसे सही कर सकते हैं, या फिर हम अगर खुद की जर्नी से खुद सेल्फ हीलिंग करना चाहें
तो वो कैसे स्टार्ट होगी, बिकॉज आई एम श्योर कि हमारी ऑडियंस का एक सेक्शन वो भी होगा जो थेरेपी की तरफ शायद ना जाना चाहे, शायद प्रोफेशनल हेल्प ना लेना चाहे। तो हम खुद के पार्ट पे वो कैसे स्टार्ट कर सकते हैं उस हीलिंग की जर्नी को? जी जी बिल्कुल। तो देखिए, सबसे पहले तो ये आइडेंटिफाई करना, जैसे कि मैंने कहा है कि आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है कि बचपन का प्रभाव मेरे पर चल रहा है, क्योंकि हम सब जल्दी इस चीज़ को समझ नहीं पाते हैं। जैसे मैंने आपको कुछ साइंस बताए हैं, पर इसके अलावा भी बहुत सारे साइंस हो सकते हैं जो हमें बताते हैं कि हमारा चाइल्डहुड कहीं ना कहीं वुंडेड है और उसका प्रभाव हमारी करंट लाइफ पे, हमारी एडल्ट स्टेज पे आ रहा है। पर अगर आप खुद से काम करना चाहते हैं तो समझने के लिए कभी कभी हमें हेल्प चाहिए, है ना। हमें किसी की एक एक्सपर्ट हेल्प, एक थेरेपिस्ट हेल्प चाहिए होती है, क्योंकि थेरेपिस्ट आपको हेल्प करता है उस चीज़ को समझने के लिए और उसे प्रोसेस करने के लिए। पर अगर आप खुद से इस चीज़ को करना चाहते हैं तो छोटी छोटी प्रैक्टिसेस आप कर सकते हैं। जैसे सबसे पहली प्रैक्टिस हो सकती है कि आप अपने आप को, अपने चाइल्डहुड सेल्फ को रोज़ एक लेटर लिखिए। रोज़ एक लेटर लिखिए, और एक तरह से लव लेटर। और लव लेटर कैसे लिखते हैं? हम उसे हमेशा अप्रिशिएट करते हैं। तुम बहुत प्यारे हो, तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो, आई एक्सेप्ट यू जस्ट द वे यू आर सेफ विद मी, आई एम हेयर टू प्रोटेक्ट यू। ऐसी चीज़ें लिखे जो आप हमेशा बचपन में सुनना चाहते थे और आपको कभी सुनाई नहीं गई। तो ऐसी चीज़ों को आप रोज़ बदल के कुछ आप लिख के कर सकते हैं। तो ये एक टेक्निक हो सकती है जहाँ पे आप अपने इनर चाइल्ड से कनेक्शन बनाएंगे। और समय के साथ चलते हुए ये प्रोसेस भी बहुत इंटेंस हो जाएगा, क्योंकि होगा आपको कई चीज़ों पे रोना आएगा, क्योंकि इट इज़ वेरी नेचुरल कि वो अनमेट नीड्स अब सामने निकल कर आ रही हैं। बिल्कुल। जब आपकी अनमेट नीड्स के बारे में आपको पता चलेगा, अब इसका मतलब ये नहीं है कि वो अनमेट नीड्स मुझे किसी पर डालनी है, कि मुझे मम्मी ने एक्नॉलेज नहीं किया या पापा ने मेरी तरफ ध्यान नहीं दिया। अब हम उनको नहीं कह सकते, बिकॉज टुडे वी हैव बिकम एडल्ट्स, हम उनको कंप्लेन नहीं कर सकते। उनको जितना पड़ा था, उन्होंने जितना सीखा उन्होंने वो कर दिया, जितना उनको समझ थी। पर अब हमें अगर अपनी जिम्मेदारी लेनी है तो रीपेरेंटिंग जो है हमें करना होगा, खुद को रीपेरेंट करना होगा। तो रीपेरेंटिंग का एक तरीका जैसे कि आप लेटर्स लिखें। दूसरा तरीका आप कर सकते हैं कि एक पिलो लें और उसे बहुत सारा प्यार दें, हग करें उसे, जैसे कि आप अपने इनर चाइल्ड को हग कर रहे हैं। क्योंकि हमारी बचपन में एक नीड होती है फिजिकल टच। हमें बचपन में ही गोदियाँ और किसेस और बहुत सारा अप्रिसिएशन मिलता है। तो ये हमारे प्रेम की भाषा होती है। जिस बच्चे को सबसे ज़्यादा फिजिकल टच मिलता है उसका इम्यूनिटी भी स्ट्रांग होता है। साइंस भी ये चीज़ प्रूव करती है। तो क्या है, तो फिजिकल टच, खुद को भी बड़े प्यार से टच करना, है ना। उस पिल्लो को ऐसे टच करना जैसे कि आप अपने इनर चाइल्ड को टच कर रहे हो। तो ये भी एक चीज़ है जो आप कर सकते हो। और जो चीज़ आप कर सकते हो कि स्पेंड सम टाइम विद किड्स, बच्चों के साथ खेलें। क्योंकि कभी कभी हम बचपन में खेलने को हमें ज़्यादा नहीं मिला, फ्री माइंड से खेलने को नहीं मिला, है ना। हमेशा लगा रहा कि अरे घर जाना है, काम करना है, या मम्मी अभी आवाज़ लगाएगी, पापा से डर लगता है। तो अपने आप को थोड़ा सा फ्रीली एक्सप्रेस करने का मौका दें। भले ही वो खेल से हो सकता है, भले ही वो आप कुछ आर्ट एंड क्राफ्ट वर्क करना चाहते हैं, भले ही आप कुछ शॉप करना चाहते हैं, भले ही आप किड स्टोर में जाके कुछ टॉयज़ को देखना चाहते हैं। ऐसी चीज़ों को अपने आप को अलाउ करें। क्योंकि आपको लग सकता है कि टॉय स्टोर में मैं एडल्ट स्टेज में जाके क्या करूँगा, पर आपके अंदर के बच्चे को वो चीज़ एक बहुत शांति का अनुभव ला सकती है। और अगर उसे शांति आएगी तो आपको भी उस चीज़ से शांति आएगी। तो रीपेरेंटिंग के ये सारे तरीके हैं। एक जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आप कर सकते हैं, अपने हर इमोशन को स्वीकार करना सीखें। भले ही वो एंगर हो, जेलसी हो, आपका गुडनेस हो, आपका क्राइंग हो, आपका सैडनेस हो, आपकी हर्ट फीलिंग हो, इस चीज़ को स्वीकारना सीखें। अब एंगर का मतलब ये नहीं है कि एंगर को बाहर व्यक्त कर दें। एंगर के साथ बैठें। बैठना यानी कि उसको अपने आप को कहना, मुझे एंगर फील हो रहा है एंड आई सी इट फुली। ये है एंगर को प्रोसेस करना। अब आप अकेले में बैठे हैं तो हो सकता है आपको गुस्सा आए, पर आप उसको अगर प्यार से देखेंगे और कुछ एक्ट आउट करने की बजाय उसके साथ प्यार से बैठेंगे तो होगा क्या, वो धीरे धीरे अपने आप सेटल होने लगेगा।
तो हर इमोशन के साथ एक संभाव, एक प्रेम का भाव बनाने की कोशिश करें, तो ये आपको चीज़ें हेल्प कर सकती हैं। बाकी चीज़ों के लिए हमें एक्सपर्ट हेल्प चाहिए होती है, थेरेपिस्ट हेल्प चाहिए होती है, क्योंकि वुंड्स हमारी बहुत डीप होती हैं ये जी, बट हम बिगिनर लेवल पे इन ये सब चीज़ें चीज़ों कर पे काम सकते कर हैं। हाँ, सकते हैं। बिल्कुल तो कर सकते हैं। आई होप कि हमारी ऑडियंस भी, अगर उन्होंने अपने इनर चाइल्ड के पैटर्न्स को रिकग्नाइज किया है, तो इन कुछ मेथड्स को अपना के आप खुद को बेहतर बना सकते हैं। हितेश, तो हमने इनर चाइल्ड की इतनी बात की, बट जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, क्या हमारा एक एडल्ट चाइल्ड भी फॉर्म होता है? मतलब इट्स सो सरप्राइजिंग टू थिंक कि थ्रू आउट आवर लाइफ जो बचपन में हमारे साथ हुआ, जो बचपन में 6-7 सालों में हमारी आइडेंटिटी बनी, वही थ्रू आउट हमारी लाइफ चलती है और हमें इतना अफेक्ट करती है, या फिर हर एज के साथ एक नई फॉर्मेशन होती है? तो इसकी मैं थोड़ी क्लैरिटी लेना चाहूँगी। जी, तो देखिए, जब हम किसी के बचपन की बात करते हैं, वी सी इट इन साइकिल्स ऑफ 7। जैसे फर्स्ट 7 इयर्स, ठीक है, फिर उसके बाद 7 to 14, फिर 14 to 21। जब हम चाइल्डहुड वुंड्स की बात करते हैं, वी टॉक टिल 21, 21 साल तक की बात की जाती है। और 21 साल तक होता क्या है, हमारे लाइफ के मोस्टली बड़े बड़े एक्सपीरियंसेस हमें आ चुके होते हैं, हम हर तरह के इमोशन के साथ अपना कन्फ्रंटेशन कर चुके होते हैं। तो मोस्टली जो हमारे जो चैलेंजेस बनते हैं फर्स्ट 21 ईयर्स में बनते हैं, है ना, और अलग अलग चैलेंजेस बनते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारी एक स्टेज होती है, जैसे मैं आपको डिफरेंसेस बता देता हूँ। हमारी एज होती है जैसे इन्फेंट स्टेज, इन्फेंट स्टेज के बाद टॉडलर स्टेज, फिर प्री स्कूलर, फिर स्कूलर। ये सारी स्टेजेस हैं हमारी डेवलपमेंट की, जो हम 21 साल तक लेकर जाते हैं। अब जैसे जब हम इन्फेंट होते हैं, आपने लोगों को देखा होगा कि जब वो स्ट्रेस्ड होते हैं, कभी कभी वो बिंज ईटिंग करते हैं। आपने नोटिस किया होगा ये बहुत लोग हर चीज़ में बिंज में जाते हैं, बिंज वॉचिंग, बिंज ईटिंग, है ना। मैं भी उनमें से एक हूँ। शॉपिंग स्प्री, है ना, जब हम स्ट्रेस्ड होते हैं तो हम इमीडिएटली शॉपिंग करना चले जाते हैं। तो इसका रिलेशनशिप हमारी इन्फेंट सेल्फ से होता है। अब मैं आपको समझाता हूँ ऐसे क्यों। देखिए, जब बच्चा पैदा होता है, बच्चे को अपने इमोशंस को बताना नहीं आता, एक्सप्रेस करना नहीं आता, बात को बताना नहीं आता, और वो पूरा आश्रित होता है अपने पेरेंट्स पे, अपने केयर गिवर्स पे। तो क्या होता है, जब बच्चा रोता है तो माँ का सबसे पहला इंस्टिंक्ट क्या होता है, इसे भूख लगी है ना। बच्चा रो रहा है, भूख लगी है, इसे खाना दो। बच्चा रो रहा है, इसे भूख लगी है, इसे दूध दो। तो ये चीज़ों से हम उसे कहीं ना कहीं प्रोग्राम करते हैं। तो अंदर बच्चा क्या स्टेटमेंट बनाता है कि जब भी रोना आए या जब भी पेन हो सकता है कि उसको भूख ना लगी हो, उसका पेट दर्द हो रहा हो, उसका कहीं हाथ दब गया हो सोते हुए, कुछ भी हो सकता है, पर बच्चे के अंदर ये स्टेटमेंट बन जाती है कि जब भी मुझे पेन हो, हर्ट हो, मुझे खाना खाना है। वो एक स्टेटमेंट बन गया। अब बड़े होकर क्या होता है, जब भी मेरी लाइफ में कोई स्ट्रेस होता है, जब भी कोई मुझे पेन होता है, इमोशनल पेन होता है, जब भी कोई मुझे छोड़ के चला जाता है, कोई मुझे बिट्रे करता है, या कोई ऑफिस का स्ट्रेस होता है, तो मैं क्या करता हूँ, बिंज ईटिंग करता हूँ। सो दैट इज हाउ आवर इन्फेंट स्टेज रिफ्लेक्ट्स इन आवर द अर्ली स्टेजेस ऑफ आवर लाइफ। जैसे ऐसे ही हमारी प्री स्कूल स्टेज होती है। प्री स्कूल स्टेज में हमारी एक बेसिक नेचर होती है ऑपोजिशन की। ऑपोजिशन यानी कि जो भी मम्मी पापा कहेंगे हम उसे कहेंगे नो, वो कहेंगे ये करो, हम कहेंगे नो। हम हर चीज़ में अपना बाउंड्री बनाना सीखते हैं। हम प्री स्कूल स्टेज में जानते हैं आई एम अ बॉय, आई एम अ गर्ल, ये हमें उस समय में आता है। तो जब बच्चे को नो नो पे बार बार शट किया जाए और उसके नो नो को कहा जाए यू आर अ बैड बॉय, बार बार उसे बैड बॉय जज किया जाए, तो ये एडल्ट बड़े होकर नो करने से प्रॉब्लम करेंगे। ये कभी भी किसी को नो नहीं कह पाएंगे, क्योंकि इनको लगेगा नो कह देना यानी कि बैड बॉय बन जाना। तो ये भी हमारे बड़ी स्टेजेस से जुड़ा हुआ है। और ऐसे ही हमारी फिर स्कूल स्टेज आती है। स्कूल स्टेज में हमारे जो अपीयरेंस इश्यूज होते हैं, जैसे मैंने अपना इशू बताया, वो हमारी स्कूल स्टेज से जुड़ा हुआ है। हमारी एकेडमिक स्किल्स, हमारी लाइफ स्किल्स, कभी कभी हम बड़े हो जाते हैं, जैसे 60 साल के हैं पर हम अच्छे से पढ़ नहीं पाते हैं, रीड नहीं कर सकते, तो रीडिंग, राइटिंग, ये हमारे ट्रॉमास हमारी स्कूल स्टेज में बनते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं स्कूल में बहुत क्रिटिसाइज़ किया गया। ग्रेडिंग सिस्टम ऐसा था जो क्रिटिकल था, बच्चे को पार्शियल फील हुआ हो, तो ये सारा हमें, और ये हमारी यूनिवर्सिटी तक चल सकता है, क्योंकि 21 ईयर 24 ईयर्स तक हम अपनी हायर एजुकेशन को कंप्लीट करते हैं।
तो ये हमारा मेजर सिस्टम बनता है। ऑफ कोर्स एडल्ट स्टेज की कई चीज़ें हो सकती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल रिलेशनशिप का ब्रेकअप होना जो हमें पेन दे सकता है, पर मोस्टली मैं अभी यही कहूँगा कि 99% केसेस का आपको रूट अपने फर्स्ट 21 ईयर्स में मिल जाएगा, क्योंकि हमारे मेजर एक्सपीरियंसेस वहाँ पे लाइफ पे बन चुके होते हैं। उसके बाद जो होते हैं वो ट्रिगरिंग मेमोरीज होती हैं, प्रोग्राम्ड मेमोरीज हमारी फर्स्ट 21 ईयर्स के अंदर ही कहीं ना कहीं होती हैं। इंटरेस्टिंग। तो और ये जानना कितना इंसाइटफुल है कि वही बच्चा, वही जो 7 साल 14 साल 21 साल में जो हम खुद को कहते हैं, जो हमारे साथ बिहेव किया जाता है, वही थ्रू आउट हमारी लाइफ चलता है और मैनिफेस्ट करता है डिफरेंट फॉर्म्स में। बिल्कुल बिल्कुल। तो आई होप कि आज के पॉडकास्ट से हमारी ऑडियंस ने भी बहुत कुछ जाना अपने बारे में। देखिए, दुनिया में आई थिंक सबसे बेस्ट चीज़ है कि जो आप खुद को समझ जाते हैं और आपको अपनी पावर रियलाइज हो जाती है, आप खुद पर काम करना जानते हैं, तो इससे ज़्यादा पावरफुल कुछ है ही नहीं जब व्हेन यू फाइनली रियलाइज हु यू आर। तो आज के डिस्कशन का उद्देश्य यही था कि आप खुद को जानें, आप खुद के इनर चाइल्ड के पैटर्न्स को जानें, उनको हील करें और अपना बेस्ट और पावरफुल वर्जन बने। तो थैंक यू सो मच हितेश, आज ये मैसेज हमारी ऑडियंस तक पहुंचाने के लिए। उन्हें वैसे ही आपके डिस्कशन, आपके साथ किए हुए टॉपिक्स पर बात बहुत ज़्यादा पसंद है और आई होप आज भी उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिला हो आज के इस डिस्कशन से। तो आप मुझे बताइए, आपको आज का ये डिस्कशन कैसा लगा? आपके इनर चाइल्डहुड पैटर्न्स क्या थे? आपने उन पे कैसे काम किया? आपकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स आई अपने डैमेज्ड इनर चाइल्ड की वजह से और आप उन पैटर्न्स को फाइनली हील कर पाए? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तो हम मिलते हैं जल्दी एक और बेहतरीन पॉडकास्ट के साथ। मैं हूँ आपके साथ रंगोली शर्मा। नमस्ते।